हेलो फ्रेंड्स, स्टडी विद कृष्णा चैनल में एक बार आपका फिर स्वागत है। हमने फंडामेंटल राइट्स को पूरी तरीके से डिस्कस कर लिया है। आज की इस क्लास में हम एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक पे डिस्कशन करेंगे, बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, संविधान का आधारभूत ढांचा। ये आपके मेंस के एग्जाम के दृष्टिकोण से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और प्री में तो बहुत से क्वेश्चंस इससे बनते ही रहते हैं। एक एग्जाम्पल के लिए आपको हम एक मेंस का क्वेश्चन पढ़ करके बताते हैं। देखिए, ये क्वेश्चन आया हुआ है IAS में 2019 में। देखिए, क्वेश्चन कह रहा है कि संविधान का संशोधन करने की जो संसद की शक्ति एक परिसीमित शक्ति है। परिसीमित का मतलब है कि वो बहुत ज़्यादा अनंत नहीं है, सीमित है, और इसे अत्यंतिक शक्ति के रूप में विस्तृत नहीं किया जा सकता है। इस कथन के आलोक में व्याख्या कीजिए कि क्या संसद संविधान के अनुच्छेद 368 के अंतर्गत अपनी संशोधन की शक्ति का विशदीकरण का मतलब है एक्सपेंड करना, विस्तार करना, विशदीकरण करके संविधान के मूल ढांचे को नष्ट कर सकती है। तो देखिए, ये क्वेश्चन का आशय ये है कि ये जानना चाह रहा है कि क्या संविधान की जो संशोधन करने की संसद के पास पावर है, क्या वो असीमित है, और क्या संसद जो है अपने उस शक्ति का प्रयोग करके 368 के अंतर्गत जो शक्ति मिली है उसे वो संविधान के आधारभूत ढांचे को भी नष्ट कर सकता है। ऐसा इस क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि क्या यह हो सकता है या नहीं हो सकता है। तो ऐसे प्रश्न आपके मेंस एग्जाम्स में बनते रहते हैं। तो इसको हैंडल करने के लिए आपको आधारभूत ढांचे का सिद्धांत पढ़ना होगा और ये भी देखना होगा कि ये मूल अधिकारों से जुड़ा हुआ मामला है और संविधान के अन्य जगहों पर भी संशोधन से जुड़ा हुआ मामला है कि संसद की शक्ति क्या है संशोधन के संदर्भ में, और उसी से हम ये भी देखेंगे कि आधारभूत ढांचे का सिद्धांत क्या है। तो इस क्लास को आप पूरी तरीके से देखेंगे और आप प्री और मेंस इससे जुड़े हुए जो भी क्वेश्चन आएंगे उनको कर सकेंगे। तो देखिए, सबसे पहले हम देखें कि आधारभूत ढांचे का सिद्धांत क्या है। अब इसको समझने के लिए आपको ये देखना होगा कि आज़ादी के बाद में जब संविधान लागू हो गया तो क्या कहानी स्टार्ट हुई। आपको पता है कि हमारा जब संविधान बना उस समय संविधान निर्मात्री जो संविधान सभा थी उसके मन में एक भावना थी, एक मूल तत्व था कि हम समाज में समानता लाएंगे, हम अमीर और गरीब के बीच के खाई को ख़त्म करेंगे, हम जो शिक्षित वर्ग और अशिक्षित वर्ग है उसके बीच की दूरियों को कम करेंगे, सबको समान लाने की बातें की गई थी और हमारे संविधान में ये सब कुछ दिखाई भी पड़ता है। तो जब संविधान लागू हुआ तो सबसे पहले सरकार ने यही सोचा, जैसा कि आज़ादी की लड़ाई में भी हम सोचते आए थे कि समानता लाई जाए। तो सबसे पहले वो समय चूँकि भारत एक कृषि प्रधान देश था, तो सबसे पहले मुद्दा जो ये उठा कि कुछ लोगों के पास बहुत ज़्यादा ज़मीन है, क्योंकि जमींदारी प्रथा अंग्रेज़ों के समय से चलती आ रही थी। तो ये देखा गया कि कुछ लोगों के पास बहुत ज़्यादा ज़मीन है और कुछ लोगों के पास कम ज़मीन है, और उसमें कृषि ही भारत में महत्वपूर्ण जो है कार्य हुआ करता था। तो सरकार ने सबसे पहले ये सोचा कि जमींदारी उन्मूलन किया जाए, अबॉलिशन ऑफ जमींदारी। तो जो लैंड लॉर्ड्स थे बड़े बड़े, तो उन लैंड लॉर्ड्स से ज़मीनें ले करके और छोटे किसानों में वितरित करने का काम किया जाना शुरू किया गया। इसको जमींदारी उन्मूलन कहते हैं। लेकिन अब यहाँ पर एक समस्या ये आ रही थी कि हमारे संविधान में फंडामेंटल राइट्स, मौलिक अधिकारों के तहत संपत्ति के अधिकार को रखा गया था। तो वो अधिकार जो है लोगों को संपत्ति का रखने का, अर्जित करने का, उसके स्वामी बने रहने का अधिकार जो है लोगों के पास था, और उस अधिकार को लेकर के लोग सुप्रीम कोर्ट जाने लगे। यहीं से कहानी शुरू होती है और यहीं से बेसिक स्ट्रक्चर की तरफ हम बढ़ेंगे, कैसे ये सिद्धांत आया। तो सबसे पहले इस चीज़ को समझने के लिए हम 2-3 चीज़ों पर आपका ध्यान आकृष्ट करना चाहेंगे। सबसे पहले हम ये देखें कि संविधान में संशोधन को हमें समझना पड़ेगा। देखिए, आप इस चीज़ को गौर से समझेंगे तभी समझ पाएंगे, अदरवाइज जो है ये क्वेश्चन इस प्रकार के आप हैंडल नहीं कर पाएंगे। संविधान संशोधन जो है वो आर्टिकल 368 में दिया गया है, और ये जो है संसद को पावर है। संसद ही विधि बना करके संविधान में संशोधन कर सकती है, आर्टिकल 368। और फंडामेंटल राइट्स आप पूरी तरीके से पढ़ चुके हैं। तो मौलिक अधिकार की अगर हम बात करें, देखिए सबसे पहले आप कहानी को समझें। मौलिक अधिकार सब कुछ शीशे की तरह आपको साफ हो जाएगा। मौलिक अधिकार में एक आर्टिकल है
आर्टिकल 13। तो ये जो लड़ाई है, ये कहानी जो है वो आर्टिकल 13 और आर्टिकल 368 के बीच की लड़ाई है। और यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट और सरकार के बीच में डाल हम पात पात वाली कहानी है, यानी एक दूसरे से आगे निकलने की कोशिश। तो इसी कहानी से सब कुछ जो है विवाद जन्म लेगा और सारे चीज़ें निकल के आएंगी। मौलिक अधिकार की जब हम बात करते हैं कि मौलिक अधिकार का आर्टिकल 13 क्या कहता है, सबसे पहले आप इसे समझें। आर्टिकल 13 जो है 2-3 बातें कहता है, उनको समझ लीजिए। पहली चीज़ आर्टिकल 13 ये बताता है कि राज्य जो है, राज्य कोई ऐसी विधि नहीं बना सकता है, विधि नहीं बना सकता है जो फंडामेंटल राइट्स का अतिक्रमण करे। ये आर्टिकल 13 में ये निर्देश है। दूसरी चीज कही गई कि ऐसी विधि जो फंडामेंटल राइट्स का अतिक्रमण करे, यानी उसको न्यून करे, अतिक्रमण करे, वह उस सीमा तक, जिस सीमा तक वो करेगी, उस सीमा तक विधि शून्य हो जाएगी। विधि शून्य, आप इसी तरह इसको लिखें, पूरा लिख लीजिए, पुस्तकों में जल्दी से समझ में आपको ये चीज़ें आएंगी नहीं। आर्टिकल 13 2 बातें प्रमुखता से कहता है कि राज्य ऐसा कोई कानून बना नहीं सकती है जो फंडामेंटल राइट्स, ये उस समय की बात हम कर रहे हैं जब संविधान लागू हुआ, क्योंकि बाद में कुछ चीज़ें इसमें घटा बढ़ा दी गई हैं, उसको भी हम समझेंगे। तो इसमें कहा गया राज्य ऐसी विधि नहीं बना सकती है जो फंडामेंटल राइट्स का अतिक्रमण करे, यानी कि ऐसी विधियां जो फंडामेंटल राइट्स का अतिक्रमण करें। अतिक्रमण करने का मतलब है उनको कम करें, सीमित करें, ख़त्म करें, कुछ भी। तो वो उस सीमा तक, यानी जिस सीमा तक वो फंडामेंटल के अगेंस्ट हैं, विधि शून्य हो जाएंगी। ये सब डिटेल में आप पढ़ भी चुके हैं। अब देखिए, इसमें विधि शब्द आया था कि ऐसी विधि नहीं बना सकती हैं या ऐसी विधि, तो आर्टिकल 13 में विधि भी बता दिया गया कि विधि का मतलब क्या है। यहीं से सारी कहानी आपको समझ में आ जाएगी कि इसमें बताया गया विधि का मतलब है अधिनियम। विधि का मतलब क्या है? अधिनियम या अध्यादेश, ऑर्डिनेंस, या कोई आदेश, या कोई नियम, या कोई विनियम, ये आदि, ये चीज़ें जो होती हैं यही सब विधि हैं, इन्हीं को ही विधि कहा जाता है। अब ये तो आर्टिकल 13 का पूरा काम क्या है? फंडामेंटल राइट्स को प्रोटेक्ट करना, ताकि कोई उनको बदल ना सके। अब यहाँ पर देखिए, आर्टिकल 368 में संसद को पावर है कि वो संशोधन कर सकती है, संशोधन कर सकती है संविधान में, और संविधान के अंदर ही तो मौलिक अधिकार भी तो हैं, भाग 3 वाले। तो इसका मतलब है कि संसद आर्टिकल 368 का प्रयोग करके फंडामेंटल राइट्स में भी संशोधन कर सकती है। अब यहीं पर दोनों के अंदर जो है द्वंद्व शुरू हो गया कि आर्टिकल 368 बड़ा है या आर्टिकल 13 बड़ा है। यानी कि अगर संसद आर्टिकल 368 का प्रयोग करके किसी फंडामेंटल राइट्स को समाप्त कर दे या कम कर दे, संशोधन करके समाप्त कर दे या कम कर दे, तो क्या आर्टिकल 13 में जो कहा गया है कि ऐसी विधि अपने आप विधि शून्य हो जाएगी, खत्म हो जाएगी, यानी वो संशोधन खत्म हो जाएगा, माना नहीं जाएगा, तो आर्टिकल 13 जीतेगा या आर्टिकल 368 जीतेगा। यही लड़ाई है और इसी से जो है इस सिद्धांत का जन्म आगे होगा। तो चलिए अब देखते हैं कहानी क्या शुरू हुई। पहले इन 2 चीज़ को बिल्कुल आप माइंड में रखिएगा कि आर्टिकल 13 और आर्टिकल 368 क्या है। अब हम देखते हैं सबसे पहले कि हुआ क्या आज़ादी के बाद। इन 2 चीज़ों को आपने दर्ज कर लिया कि इनमें क्या चीज़ है। ये सब आज़ादी के बाद की बात है। यहीं पे हम लिख दें आर्टिकल 368 बनाम आर्टिकल 13, इसी को हम पढ़ेंगे पहले। अब देखिए, आज़ादी के समय हम यहीं पे लिखें कि आज़ादी के बाद क्या कहानी शुरू हुई। तो पहली चीज़, जमींदारी उन्मूलन के लिए कानून लाए गए। सबसे पहला क्या कहा गया कि जमींदारी उन्मूलन किया जाएगा। जमींदारी उन्मूलन शुरू किया गया ताकि बड़े लोगों से ज़मीन लेकर के छोटे लोगों को वितरित की जाए। अब आपको पता है कि उस समय
फंडामेंटल राइट्स के अंतर्गत संपत्ति रखने का मौलिक अधिकार था। तो आप दूसरी बात ये लिखें कि उस समय जरूर लिख लीजिएगा, क्योंकि आज नहीं है तो उस समय शब्द जरूर लिखेगा। उस समय जो है संपत्ति क्या थी, संपत्ति बराबर फंडामेंटल राइट्स था भी लिख लीजिए, अदरवाइज कंफ्यूजन हो जाएंगे। था है नहीं अब, लेकिन उस समय था। तो अगर किसी के फंडामेंटल राइट्स का हनन होगा तो आप बताइए कि वो क्या करेगा। वो तो आर्टिकल 32 के तहत सुप्रीम कोर्ट पहुंच जाएगा या तो कोर्ट पहुंच जाएगा। तो जमींदारी उन्मूलन का मतलब था जमीन छीनना, और जमीन क्या है, संपत्ति है। संपत्ति क्या थी, फंडामेंटल राइट्स थी। तो जब जमीनों को छीना जाने लगा यानी हड़पा जाने लगा सरकार के द्वारा, तो लोग अपने फंडामेंटल राइट्स के हनन के केस को लेकर के कोर्ट में पहुंचने लगे। कोई हाई कोर्ट पहुंचा, कोई सुप्रीम कोर्ट पहुंचने लगा, जैसा जिसकी पहुंच थी पहुंचने लगा। तो तीसरी बात क्या हुई कि जो जमींदार थे, जमींदार न्यायालय जाने लगे। अब देखिए, एक के बाद एक कहानी शुरू हो रही है। जमींदारी उन्मूलन आप करना चाह रहे हो तो फंडामेंटल राइट्स आड़े आ रहा है, क्योंकि संपत्ति को आपने मूल अधिकार में रखा हुआ है और किसी का मूल अधिकार छीनोगे तो न्यायालय वो जाएगा ही जाएगा। तो अब सरकार ने सोचा कि अब हम करें तो क्या करें। तो सरकार ने सोचा, उस समय जवाहरलाल नेहरू की सरकार थी और सरकार बहुत फुल पावर में थी। तो जवाहरलाल नेहरू ने सोचा कि क्यों ना फंडामेंटल राइट्स में एक संशोधन कर दिया जाए और जो ये संपत्ति का अधिकार है इसको कुछ थोड़ा सीमित कर दिया जाए, तो इससे बात बन सकती है। तो उन्होंने संपत्ति के अधिकार को समाप्त नहीं करवाया, संपत्ति के अधिकार को थोड़ा कम करवाया। तो क्या किया गया वो देखिए, इस पॉइंट को आप ऐसे ही नोट करिए। उसके बाद आप लिखिए कि अब इसका परिणाम क्या निकला, प्रथम संशोधन हुआ। तो इसमें जो है प्रथम संविधान संशोधन किया गया। कहानी एक दूसरे से जुड़ी हुई है, इसलिए वीडियो को स्किप मत करिएगा, नहीं तो फिर आप कभी भी समझ नहीं पाएंगे इस चीज़ को। थोड़ा वीडियो लंबा हो सकता है लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसमें बहुत से प्रश्न आपके हल हो जाएंगे। प्रथम संविधान संशोधन किया गया देखिए 1951 में ही। आपको हमने एक क्लास में बताया था कि इसी समय विनोबा भावे अपना भूदान आंदोलन भी चलाने लगे, क्योंकि वो चाहते थे कि लोग स्वेच्छा से अपनी ज़मीन किसानों को दान कर दें। तो भूदान आंदोलन विनोबा भावे 1951 में ही शुरू कर दिए थे और उसी समय सरकार भी तमाम कानून बना रही थी ज़मीन छीनने की। तो उसको जब लोग जमींदार न्यायालय जाने लगे तो सरकार ने क्या किया, प्रथम संविधान संशोधन किया। और प्रथम संविधान संशोधन में जो प्रमुख बातें थी वो देखिए क्या किया इसने। सरकार ने आर्टिकल 31 में 2 और बढ़ाए, ए और बी। ए में उसने कहा कि जनहित में सरकार संपत्ति को छीन सकती है, यानी कि फंडामेंटल राइट्स में जो दिया गया था कि संपत्ति आपका अधिकार है, तो उसी में संशोधन करके बढ़ा दिया कि सरकार यदि चाहे तो संपत्ति अर्जित कर सकती है, विधि बना करके, बिना विधि नहीं। तो इसमें कहा गया कि शॉर्टकट में लिखें, विधि बनाकर संपत्ति राज्य छीन सकता है या अर्जित कर सकता है, राज्य अर्जित कर सकता है, ऐसा लिख दिया गया कि आप के फंडामेंटल राइट्स के अंदर आर्टिकल 31 भी तो फंडामेंटल राइट्स में ही आता है। तो फंडामेंटल राइट्स में ही लिख दिया कि विधि बना करके संपत्ति का राज्य जो है वो अर्जन कर सकता है। तो अब आप न्यायालय जाओगे तो इसी में लिखा भी हुआ है कि राज्य छीन सकता है। दूसरी बात इन्होंने बी में ये कह दी कि एक अनुसूची 9 का प्रावधान किया, अनुसूची 9 का प्रावधान किया गया। आपको पता है कि जब हमारा संविधान लागू हुआ था तो उसमें 8 अनुसूचियां हुआ करती थीं। तो ये प्रथम संविधान संशोधन में ही एक नवी अनुसूची बढ़ाई गई और नवी अनुसूची के संदर्भ में क्या लिखा गया कि जो भी विधि इस नवी अनुसूची के अंतर्गत रख दी जाएगी वह न्यायालय के समीक्षाधिकार से बाहर होगी, यानी उसको न्यायालय में चुनौती नहीं दी जा सकती। और इसका पर्पज़ क्या था, इनका पर्पज़ था कि जमींदारी को हटाने के लिए जितने भी हम कानून बनाएंगे उसको उठा करके हम इस नवी अनुसूची में डाल देंगे। चूँकि उसमें संपत्ति को छीनने की बात की जाएगी तो लोग न्यायालय न जा पाएँ, इसीलिए एक व्यवस्था ऐसी कर दो कि अनुसूची 9 में जो कानून होगा उसके खिलाफ न्यायालय में आप नहीं जा सकते हो, ऐसा प्रावधान कर दो। और फिर ये संपत्ति वाले जितने भी कानून हम बनाएंगे संपत्ति छीनने वाले, उनको उठा करके अनुसूची 9 में डाल देंगे। और फिर जब आप न्यायालय जाओगे तो न्यायालय कहेगा मैं क्या कर सकता हूँ, अनुसूची 9
के अंदर जो कानून हैं उनको मैं चुनौती नहीं दे सकता हूँ। तो ऐसी व्यवस्था संशोधन करके संविधान में ही कर दो। तो अनुसूची 9 जोड़ दी गई और इसमें क्या कहा गया कि अनुसूची 9 9th अनुसूची में रखे गए कानून या विधि, आप लिखें विधि, न्यायिक समीक्षा से बाहर होंगे। न्यायिक समीक्षा का मतलब है इस पे कोर्ट कुछ नहीं कर सकता है, से बाहर होंगे, इनको चुनौती नहीं दी जा सकती है। तो अब ऐसा करके सरकार बहुत खुश हो गई। सरकार ने सोचा हमने पूरा प्रबंध कर दिया है संपत्ति, अब हम किसी की भी संपत्ति ले सकते हैं, क्योंकि हमारे संविधान में ही लिख दिया हमने कि संपत्ति ले सकते हैं, और जितने हम कानून बनाएंगे उनको कोई चुनौती ना दे। तो उसको भी लिख दिया कि 9th अनुसूची में जो कानून रख दिए जाएंगे और वो न्यायिक समीक्षा से बाहर होंगे। आपसे एक प्रश्न पूछा जा सकता है कि 9th शेड्यूल में कानून रखने की शक्ति किसके पास थी? कानून तो राज्य के विधानमंडल भी बना रहे थे और संसद भी बना रही थी, और लेकिन 9th शेड्यूल में कानून को डालने की शक्ति जो है वो संसद के पास थी, तो संसद उसमें डालता था। तो इस तरह से क्या हुआ, अब क्या कहानी शुरू हुई, अब जो है राज्यों ने जो भी संपत्ति को छीनने के लिए कानून बनाए, जमींदारी उन्मूलन के लिए कानून बनाए, उनको संसद जो है एक एक करके अनुसूची 9 में डालना शुरू कर दिया। अब ऐसे में अब लोगों की संपत्तियां छीनी जाने लगी और लोग न्यायालय के चक्कर लगाने लगे। तो ऐसे में एक बहुत ही महत्वपूर्ण केस हुआ, शंकरी प्रसाद बनाम भारत संघ। पहला केस हम यहीं से देखेंगे और उसमें इसी संविधान संशोधन को चुनौती दे दी गई। अब हम इस बात पर आएंगे। अब शंकरी प्रसाद बनाम भारत संघ में क्या किया गया उस पर ज़रा गौर करिए, सारा खेल आपको यहीं से समझ में आ जाएगा। अब ये तो पहले आप एक कारण समझ लीजिए कि सरकार ने क्या अपना पैतरा खेला है। सरकार ने पैतरा ये खेला है, अब यहाँ पर लोग अपना क्या पैतरा खेलना चाहते हैं वो देखिए। तो अब इसके खिलाफ लोग अपना दिमाग खर्च करना शुरू कर दिए कि सरकार ने तो बड़ी ज़बरदस्त व्यवस्था कर दी है ज़मीन हड़पने की। अब इसमें कुछ दिमाग लगाया लोगों ने, बड़े बड़े दिमागदार लोग इंडिया में हैं, और उन्होंने सोचा कि अगर प्रथम संविधान संशोधन को ही निरस्त करवा दिया जाए, ये संशोधन जो किया गया वो गलत किया गया है ऐसा साबित करवा दिया जाए, तो सारी कहानी फिर वैसे वापस हो जाएगी। तो इसमें एक केस हुआ, पहला केस हम पढ़ेंगे शंकरी प्रसाद। शंकरी प्रसाद बनाम भारत संघ, भारत संघ। और ये देखिए 1951 में ही हुआ। जैसे ये सब आया पर पहला संशोधन हुआ और ये केस हो गया, और इसमें जो है इसी प्रथम संशोधन को चुनौती दी गई। इसमें जो है प्रथम संविधान संशोधन को चुनौती दे दी इसने, संविधान संशोधन को चुनौती मिली इस केस में। इन्होंने कहा कि ये जो प्रथम संविधान संशोधन है ये संशोधन गलत है, अवैध है, इसका कोई लीगल आधार ही नहीं है। और देखिए कितना अच्छा तर्क दिया है। इसमें क्या तर्क दिया गया, चुनौती दी गई। इन्होंने कहा कि तर्क इनका क्या था, तर्क पे जरा गौर करिए और देखिए आपके भी समझ में आएगा कि तर्क बहुत अच्छा है। इन्होंने तर्क दिया कि आर्टिकल 13 क्या कहता है। सबसे इन्होंने पहले कहा कि आर्टिकल 13, अभी हमने पीछे आपको बताया कि आर्टिकल 13 कहता है कि जो विधि, ऐसे ही आप लिखें कि जो विधि, और विधि को अंडरलाइन करें, जो विधि फंडामेंटल राइट्स को सीमित करेगी, आप कोई भी भाषा लिख सकते हैं, अतिक्रमित करेगी, न्यून करेगी, सीमित करेगी, वह अवैध होगी, अवैध होगी। एक ये आर्टिकल 13 में बात की गई है, और इसमें विधि की परिभाषा भी दी गई है, और विधि में अधिनियम कहा गया। अभी हमने आपको बताया है कि विधि का मतलब क्या है, और हमने कहा था अधिनियम अंडरलाइन करिए। इसमें विधि में कहा गया है कि कोई भी अधिनियम, अध्यादेश, नियम, विनियम, ये सब क्या है, इसी को विधि कहा जाता है। अब इन्होंने कहा दूसरे, पहला तरफ तो ये कहा, देखिए ये बात आप नोट करिए। दूसरा इन्होंने कहा कि संसद ने आर्टिकल 368 इससे जो है संशोधन किया है संविधान में। इससे क्या किया है, संविधान संशोधन किया है। अब ये बताइए कि संविधान संशोधन जो किया जाता है वो भी एक अधिनियम ही होता है ना, ऐसा तो है नहीं कोई और चीज़ है। वो संसद जो है वो एक
विधेयक लाती है और वो फिर विधेयक पे राष्ट्रपति हस्ताक्षर करते हैं, फिर वो अधिनियम बन जाता है, संविधान संशोधन अधिनियम। तो इन्होंने कहा कि आर्टिकल 368 में जो संविधान संशोधन किया जाता है ये भी क्या है, ये भी एक अधिनियम है, अधिनियम है। अब देखिए बात इन्होंने क्या पेच फंसा दिया कि संविधान संशोधन भी एक अधिनियम ही है और आर्टिकल 13 कहता है कि जो भी विधि, विधि का मतलब है अधिनियम, फंडामेंटल राइट्स को कम करेगी वह अवैध हो जाएगी। यह इन्होंने तर्क दिया कि अब देखिए आर्टिकल 13 और आर्टिकल 368 की लड़ाई इन्होंने फंसा दी। अब इसके अनुसार इन्होंने कहा कि अर्थात अतः प्रथम संविधान संशोधन जो आपने किया है, प्रथम संविधान संशोधन, इसमें जो नवी अनुसूची वगैरह आपने बढ़ाई है अवैध है, अवैध है, ऐसा जो है तर्क दिया गया। ये इतने इनके तर्क हैं कि अवैध है, इसको अवैध घोषित करिए। अब सुप्रीम कोर्ट ने अपना लॉजिक लगाया, सुप्रीम कोर्ट में ये चीज़ देखी गई और तार्किक प्रतीत होती, आपको भी लग रहा होगा कि हाँ आर्टिकल 13 तो यही कहता है और आर्टिकल 368 के तहत भी तो अधिनियम ही बना है और अधिनियम अवैध हो जाएगा क्योंकि वो फंडामेंटल राइट्स को कम कर रहा है, संपत्ति के अधिकार को कम कर रहा है। तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा बात तो ठीक है, सोचा होगा, ऐसा कहा नहीं लेकिन सोचा होगा, बात तो सही है, लेकिन देश का परिवेश उस समय क्या है, संविधान की मूल भावना क्या है, समानता लाना, गरीब अमीर के बीच के भेदभाव दूर करना। तो उन्होंने कहा ये तो गड़बड़ हो जाएगा, लॉजिक तो ऐसा बैठ रहा है लेकिन हमको इस रास्ते पे देश को नहीं ले जाना है, देश को तो सही रास्ते पे ले जाना है, तो हमको इसकी व्याख्या करनी पड़ेगी। और उन्होंने जो निर्णय दिया इसमें, वो इस तर्क को पूरी तरीके से उन्होंने काट दिया और शंकरी प्रसाद बनाम भारत संघ में 1951 में सुप्रीम कोर्ट ने निर्णय दिया कि सरकार फंडामेंटल राइट्स में भी संशोधन कर सकती है और वो संशोधन जो संविधान संशोधन अधिनियम है वो साधारण अधिनियम नहीं है, वो एक विशेष अधिनियम है। वो संविधान संशोधन अधिनियम एक स्पेशल अधिनियम है और वो आर्टिकल 13 से नहीं कटेगा। यानी आर्टिकल 13 में जो अधिनियम की बात की जा रही है वो साधारण अधिनियम की बात की जा रही है और संविधान संशोधन अधिनियम उस प्रकार का अधिनियम नहीं है, ये अलग है। यानी कि उन्होंने कह दिया अप्रत्यक्ष रूप से कि आर्टिकल 368 ज़्यादा पावरफुल है और आर्टिकल 13 के ऊपर वो प्रभावी है। आर्टिकल 13 आर्टिकल 368 के संशोधन को नहीं काट सकता है, अर्थात फंडामेंटल राइट्स में संशोधन हो सकता है। आपसे क्वेश्चन प्री में पूछा जाता है कि शंकरी प्रसाद भारत संघ में केस में सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा था, फंडामेंटल राइट्स में संशोधन हो सकता है कि नहीं हो सकता है? तो हो सकता है। हालांकि इन्होंने कहा था कि ये गलत है, लेकिन निर्णय लिखिए, निर्णय। अब ये तर्क आपने लिख लिया है, इसको लिख लीजिए। अब इसमें निर्णय लिखिए। लॉजिक को आप समझ गए हैं, ये दोनों आर्टिकल की ही लड़ाई है। अब इसमें देखिए उठापटक जारी है सरकार और सुप्रीम कोर्ट के बीच में। अब इसमें जो है निर्णय क्या हुआ, इसको नोट करें। निर्णय में कहा गया कि आर्टिकल 368 यानी संशोधन अधिनियम, संशोधन अधिनियम आर्टिकल 13 के अधीन नहीं है, अधीन नहीं आएगा। आर्टिकल 13 में जो कहा गया है कि अधिनियम निरस्त हो जाएगा, तो इन्होंने कहा जो संशोधन अधिनियम है वो आर्टिकल 13 के अधीन नहीं आएगा। आर्टिकल 13 और दूसरी बात इन्होंने कहा कि आर्टिकल 13 में केवल साधारण अधिनियम की बात की गई है। साधारण शब्द लगा नहीं है, लेकिन उन्होंने कहा कि वो अधिनियम साधारण की बात की जा रही है, साधारण अधिनियम पर लागू है, लागू है। और इसका अर्थ निकला अतः संसद क्या कर सकती है, संसद फंडामेंटल राइट्स में भी संशोधन कर सकती है, संशोधन कर सकती है। यानी कि जो प्रथम संशोधन किया गया, इसका मतलब है कि फर्स्ट जो CA है यानी कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, वो क्या है, सही है, सही ठहरा दिया कि जो वो संशोधन किए गए हैं। तो और एक और भी किया गया था प्रथम संविधान संशोधन में, आर्टिकल 15(4) भी बढ़ाया गया था, पीछे हमने बढ़ाया था। आर्टिकल 15(4) में क्या कहा गया था, 15 क्लास 4 में
कहा गया था कि जो शैक्षिक और सामाजिक रूप से पिछड़े हैं, SC ST हैं, उनके लिए सरकार जो है शिक्षण संस्थानों में आरक्षण का प्रावधान कर सकती है, विशेष प्रबंध कर सकती है। तो वो भी जो है चुनौती मिली थी। तो इन्होंने कहा कि प्रथम संविधान संशोधन, अब यहाँ तक आप गौर कर लीजिए कि आर्टिकल 13 की बात आपको हमेशा ध्यान रखनी है। आर्टिकल 13 क्या कहता है? आर्टिकल 368 संविधान संशोधन की प्रक्रिया भाग 20 में है ये। तो अब यहाँ पर यह निकल के आया कि संसद को पूरी पावर है कि वो फंडामेंटल राइट्स में संशोधन कर सकती है, क्योंकि आर्टिकल 13 जो है वो संशोधन को नहीं काट सकता है, भले ही वो फंडामेंटल राइट्स में किया गया हो। तो ये निकल के आया। अब इसके बाद में एक केस और आया जिसमें इसी निर्णय को फिर से दोहराया गया। वो भी आपसे पूछा जाता है कि उस केस में क्या फैसला हुआ था। और ये सब ज़मीन जायदाद से ही जुड़े हुए केस हैं। इसमें लोग अपनी पर्सनल समस्या को लेकर के आते थे, अपने ज़मीन हड़प, किसी की ज़मीन हड़प ली गई, संपत्ति हड़प ली गई, तो उसी समस्या को लेकर के ही लोग कोर्ट में आते थे और फिर कोर्ट ये महत्वपूर्ण फैसले दे रही थी। तो अब दूसरा केस जो हुआ वो हुआ सज्जन सिंह बनाम राजस्थान राज्य, और ये हुआ 1965 में। सज्जन सिंह बनाम राजस्थान राज्य, तो सज्जन सिंह केस में भी वही मामला था। तो इसमें भी जो है जो शंकरी प्रसाद वाले मामले में निर्णय दिया था सुप्रीम कोर्ट ने, उसी को दोहरा दिया कि वही बातें सही हैं। तो इसमें भी जो है पूर्व के निर्णय को दोहराया, फिर से प्रबलता से रख दिया कि हाँ वही बात सही है। पूर्व के निर्णय को दोहराया, और पूर्व का निर्णय मतलब वही शंकरी प्रसाद वाला निर्णय दोहरा दिया। तो इसका मतलब भी क्या था कि संसद जो है 368 का प्रयोग करके फंडामेंटल राइट्स में संशोधन कर सकती है, वो जायज़ है, उसको आप काट नहीं सकते हैं आर्टिकल 13 के तहत। तो इसमें भी हो गया। तो अब इन दो केस में तो फैसला सरकार के पक्ष में जा रहा था, संसद के पक्ष में, क्योंकि अभी तक बड़ी ज़बरदस्त जो है लड़ाई छिड़ी हुई सरकार और जमींदारों के बीच में, और सुप्रीम कोर्ट भी उसमें बीच में है। लेकिन अब सरकार भी अपना पूरा दिमाग लगा रही है। और यहाँ पर क्या हुआ कि एक गोलकनाथ केस हुआ। गोलकनाथ ब्रदर्स भी थे, उनकी भी काफ़ी सैकड़ों एकड़ ज़मीन जो है सरकार छीन रही थी। वो पंजाब सरकार का मामला था, और गोलकनाथ मामले को लेकर के फिर से एक निर्णय हुआ जो एक बिल्कुल उल्टा निर्णय हो गया, बिल्कुल अलग हट करके निर्णय आया। क्योंकि अब यहाँ तक आते आते निर्णय क्यों पलटा सुप्रीम कोर्ट ने, इसको थोड़ा व्यवहारिक ज्ञान से समझना पड़ेगा आपको। तो गोलकनाथ बनाम पंजाब सरकार जो है, पंजाब राज्य केस में जो है इन पिछले दो निर्णयों के जस्ट उल्टा निर्णय आया था। और उसकी परिस्थितियाँ ये थी कि अब सरकार जो है दुरुपयोग कर रही थी अपने इस संशोधन अधिनियम का, और आर्टिकल और जो अनुसूची 9 है उसमें जो भी कानून बना रही थी सबको अनुसूची 9 में ही डालती जा रही थी, जिससे अब अनुसूची 9 का दुरुपयोग भी बढ़ता जा रहा था। तो ऐसे में सुप्रीम कोर्ट ने थोड़ा अलग फैसला दिया, उसको देखिए आप। अब अगला जो केस आपको पढ़ना है, अब देखिए यहाँ तक काफ़ी समय हो गया है, लगभग 20 वर्ष का समय बीत गया है, और सरकार ने तमाम कानून अनुसूची 9 में डाल के अब जो है लगने लगा था कि सरकार अपनी मनमानी करना शुरू कर दी है। तो एक केस और हुआ गोलकनाथ बनाम पंजाब राज्य, और ये हुआ 1967 में। ये वही समय है जब इंदिरा गांधी का राजनीति में, सक्रिय राजनीति में एक प्रधानमंत्री के रूप में पदार्पण हो रहा है। और इसी समय एक निर्णय आया गोलकनाथ बनाम पंजाब राज्य। अब देखिए गोलकनाथ केस क्या था। गोलकनाथ केस एक्चुअल में ये लोग जो गोलकनाथ वगैरह हैं या कोई भी केस है, ये अपना पर्सनल मामला लेकर के आए थे कि हमारी संपत्ति ऐसे ऐसे छीन रही है पंजाब सरकार, तो उसके विषय में केस था। और फिर यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट ने पिछले दो निर्णय, शंकरी प्रसाद वाला केस और सज्जन सिंह वाला केस, उसमें जो कहा था इन्होंने उसको जस्ट उल्टा कर दिया। अब देखिए इसमें एक जो है 11 जजों की बेंच बैठी थी, 11 जजों की पीठ, इसमें 11 जजों की बेंच बैठी थी। और इस समय जो मुख्य न्यायाधीश थे, ये सब क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं। मुख्य न्यायाधीश थे श्री सुब्बा राव,
सुब्बा राव, और 11 जजों का एक जो है पीठ बिठाई गई और इसमें 5 से जो है निर्णय दिया गया। 11 जजों की बेंच थी और 6:5 से निर्णय हुआ था इसमें, यानी कि 5 विपक्ष में थे, निर्णय के पक्ष में था। जब भी बेंच ऐसी बैठती है तो उसमें जो है ऐसा ही नंबर लिया जाता है कि नक्की नंबर लिया जाता है, तो 11 लिए गए थे तो 6 पक्ष में थे, 5 विपक्ष में थे, निर्णय हो गया था। तो इसमें जो निर्णय लिया गया वो इम्पॉर्टेंट है, महत्वपूर्ण है, अलग से क्वेश्चन इस पे बन सकता है। गोलकनाथ बनाम पंजाब सरकार में सुप्रीम कोर्ट ने क्या फैसला दिया था। तो इसमें सरकार ने जो अभी तक काफ़ी कानून को अनुसूची 9 में डाल दिया था, जिसके तहत जमींदारों इत्यादि की संपत्ति को अर्जित किया जा रहा था, तो उसका दुरुपयोग भी होने लगा था और काफ़ी जो भी राज्य सरकार मनमाने तरीके से राज्य कानून बनाते थे उनको अनुसूची 9 में डाल दिया जाता था। तो कुछ दुरुपयोग भी हो रहा था और सुप्रीम कोर्ट इस चीज़ को देख भी रहा था, तो उसने एक नया फैसला दिया। नया फैसला क्या था कि इसमें कहा गया कि जो आर्टिकल 368 के द्वारा संविधान संशोधन है वह भी आर्टिकल 13 के अंतर्गत जो अधिनियम दिया गया उसी के अंतर्गत आएगा। देखो अभी उन्होंने कहा था नहीं आएगा, यहाँ पलट दिया। इसमें क्या कहा इन्होंने, देखिए पहले तो आप नोट करें कि शंकरी प्रसाद और सज्जन सिंह, ये क्वेश्चन बनता है इसीलिए लिखिए आप कि प्रश्न बनेगा शंकरी प्रसाद और सज्जन सिंह के अपने निर्णय को सुप्रीम कोर्ट ने किस केस में उल्टा कर दिया, तो वो था गोलकनाथ बनाम पंजाब सरकार में। तो शंकरी प्रसाद और सज्जन सिंह वाले निर्णय को पलट दिया। अब देखिए सुप्रीम कोर्ट को ये पावर होती है कि वो अपने निर्णय को भी समीक्षा कर सकता है, यानी पहले अगर उसने कोई फैसला दिया है तो उसकी भी वो समीक्षा कर सकता है और उसको बदल सकता है। लेकिन उसमें क्या होता है कि पिछली बार जितने जज थे उससे ज़्यादा जजों का पैनल यहाँ पे बैठेगा, तो ये 11 जजों की बेंच बैठी थी इसमें। तो शंकरी प्रसाद के निर्णय को बदल दिया और क्या कहा इसमें, इन्होंने कहा कि आर्टिकल 368 मतलब संविधान संशोधन, इसी में संविधान संशोधन जो दिया गया वो भी जो है एक संशोधन अधिनियम आएगा। संशोधन अधिनियम 368 के तहत जो संविधान संशोधन किया जाएगा वो भी एक संशोधन अधिनियम है और यह भी आर्टिकल 13 के अधीन है, अधीन होगा। अतः संसद फंडामेंटल राइट्स में संशोधन नहीं कर सकती, न्यून करने वाला संशोधन नहीं कर सकती। अब देखिए जस्ट उल्टा फैसला हो गया। अभी तक इन्होंने कहा था कि संसद फंडामेंटल राइट्स में संशोधन कर सकती है और इन्होंने कहा कि फंडामेंटल राइट्स में संशोधन नहीं कर सकती है। और यहाँ पर एक बहुत महत्वपूर्ण बात सुप्रीम कोर्ट ने कही और वो अलग से क्वेश्चन पूछा गया है, मैंने देखा है उसको प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चंस में। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि फंडामेंटल राइट्स व्यक्तियों के ऐसे अधिकार हैं जो व्यक्तियों को वो जिस तरह का जीवन जीना चाहें वैसा जीवन जीने के लिए उनको सुविधा प्रदान करता है, इसीलिए फंडामेंटल राइट्स में संशोधन नहीं किया जा सकता। ये क्वेश्चन पूछा गया आपसे कि किस केस में सुप्रीम कोर्ट ने ऐसी बात कही थी फंडामेंटल राइट्स के विषय में, तो यहाँ पे कहा संशोधन नहीं कर सकती है। तो कौन कर सकता है फंडामेंटल राइट्स में संशोधन, ये भी प्रश्न अलग से पूछा गया है कि गोलकनाथ वाले निर्णय में सुप्रीम कोर्ट ने संशोधन करने के लिए किसको योग्य बताया, कौन कर सकता है। तो इसमें सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि संशोधन अगर फंडामेंटल राइट्स में करना है, मौलिक अधिकार में करना है, तो संविधान सभा बुलानी पड़ेगी, यानी एक संविधान सभा बनानी पड़ेगी, वही फंडामेंटल राइट्स में संशोधन कर सकती है। संसद जो है इसके तहत नहीं कर सकती है। तो इसमें कहा कि संसद जो है वो फंडामेंटल राइट्स में संशोधन नहीं कर सकती है। फंडामेंटल राइट्स में संशोधन कौन कर सकता है, संविधान सभा आहूत करनी पड़ेगी, यानी बुलानी पड़ेगी, फिर से करनी पड़ेगी। इसका मतलब ये ना समझ लेना कि वही वाली बुलानी पड़ेगी, फिर से संविधान सभा एक बनाइए नहीं और वो बैठ करके फिर से विचार करे, उसी तरह से बहस हो, वैसे ही पूरा प्रोसेस हो,
तब वह फंडामेंटल राइट्स को बदला जा सकता है। अब देखिए बिल्कुल जस्ट उल्टा निर्णय था ये, बिल्कुल कट गया और सरकार के हाथ फिर से बंध गए, क्योंकि अब सरकार जो है वो ऐसे कानून नहीं बना सकती थी जो फंडामेंटल राइट्स को कम करें, क्योंकि वो अगर ऐसा कोई कानून बनाते तो वो आर्टिकल 13 के तहत क्या होता। आर्टिकल 13 क्या कहता है कि ऐसा कोई भी कानून जो फंडामेंटल राइट्स को कम करेगा वो स्वतः ही निरस्त हो जाएगा, तो आर्टिकल 13 उस पर हावी हो जाता। इसका मतलब यहाँ पे इन्होंने क्या कह दिया, आर्टिकल 13 ज़्यादा पावरफुल है, आर्टिकल 368 कम पावरफुल है। अब इससे एक बवाल हो सकता था, वो क्या था कि इसके पहले तमाम लोगों की संपत्तियां तो छीनी जा चुकी हैं और फंडामेंटल राइट्स में संशोधन भी किया जा चुका था, तो अब इस निर्णय से तो पीछे के तमाम केस खुल जाते और बहुत जो है आपाधापी मच जाती। तो यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट ने एक बहुत महत्वपूर्ण और सिद्धांत दिया। उसने कहा कि यह निर्णय आज की डेट से लागू होगा, यानी यह भूतलक्षी नहीं है। पीछे जो भी संशोधन हो चुके हैं, पीछे जो भी निर्णय हो चुके हैं, केस हो चुके हैं, उन पर यह लागू नहीं होगा, यानी कि यह निर्णय भूतलक्षी नहीं है। ये बहुत स्पष्ट शब्दों में लिखिएगा कि यह निर्णय, लेकिन शब्द लिखिए, लेकिन मैं इसको रेड से लिख रहा हूँ, इसका मतलब ये इंपॉर्टेंट है। लेकिन यह निर्णय भूतलक्षी, भूतलक्षी का मतलब होता है पिछली डेट से लागू होने वाला, भूतलक्षी नहीं होगा, यानी पुराने जो संशोधन हो चुके हैं फंडामेंटल राइट्स में वो सब जायज़ रहेंगे। पुराने जितने लोगों की संपत्तियां छीनी जा चुकी हैं कानून बना करके, वो सब जायज़ रहेंगी, उनकी वापस नहीं की जाएंगी। ये आज की डेट से लागू होगा। अब फंडामेंटल राइट्स में संशोधन संसद नहीं कर पाएगी। अब से, कब से? 1967 से। तो ये निर्णय हुआ इसमें। अब सरकार तो पीछे हटने वाली नहीं थी। इंदिरा गांधी की सरकार आ चुकी थी और इंदिरा गांधी उस समय राजनीति में अपना नया नया परचम बनाने की कोशिश कर रही थी कि क्या करें, क्या करें, कैसे करें। उन्होंने देखिए बैंकों का राष्ट्रीयकरण करने की घोषणा कर दी 1969 में, और तमाम ऐसे निर्णय वो लेने लगी ताकि जो है जनता को अपने पक्ष में लाया जाए। तो ऐसे में सरकार ने दिमाग लगाया कि अब ये सुप्रीम कोर्ट ने तो हमारे हाथ बांध दिए फंडामेंटल राइट्स में, जब तक संशोधन होगा नहीं तब तक जो है हम संपत्ति लोगों की कैसे करेंगे। बैंकों का राष्ट्रीयकरण करना भी तो संपत्ति को लेना है ना, तो कैसे कर पाएंगे ये सारी चीज़ें। और ऐसे में जनता तो, जो गरीब जनता है वो कहेगी ऐसे में तो हमारा कोई भला ही नहीं हो रहा, सारी संपत्ति और जमींदारों के पास में है। तो ऐसे में सरकार ने फिर एक संशोधन किया। अब देखिए जैसे जैसे निर्णय आ रहे हैं वैसे वैसे सरकार भी संशोधन कर रही है, और सरकार ने फंडामेंटल राइट्स में पुनः एक संशोधन कर दिया और मामला फिर उल्टा कर दिया। देखिए क्या संशोधन किया अब इसके बाद में 71 में, उसको देखें। यहाँ तक की कहानी आप समझ गए, बिल्कुल आराम से इसको 2 बार देख लीजिएगा, नोट्स बना लीजिएगा, कभी आप भूलेंगे नहीं इस कहानी को। और लॉजिक देखिए कि फिर से संशोधन ऐसा किया क्यों सरकार ने। अब सरकार के हाथ तो बंद गए हैं, अब वो ऐसा कोई कानून बना नहीं सकती है जो फंडामेंटल राइट्स को कम करे। और जब तक फंडामेंटल राइट्स को, अभी तक संपत्ति का अधिकार फंडामेंटल राइट्स में ही है। आपको हम पहले बताया है कि संपत्ति का अधिकार 44वें संविधान संशोधन 1978 में पूरी तरीके से हटा है जा करके। तो अभी तक तो संपत्ति का अधिकार इस 69 के समय में, 67 के समय में तो फंडामेंटल राइट्स में ही है। तो जब तक संपत्ति के अधिकार को हम कम नहीं करेंगे तब तक हम किसी की संपत्ति ले कहाँ पाएंगे। तो कहाँ जमींदारी उन्मूलन कर पाओगे, कहाँ बैंकों का राष्ट्रीयकरण कर पाओगे, कुछ नहीं कर पाओगे ऐसे में। तो फिर से एक संशोधन किया सरकार ने। सरकार ने यहाँ पर 24वां संविधान संशोधन कर दिया। संविधान संशोधन 1971। अब देखिए उसी का जवाब सरकार देने जा रही है, निर्णय का जो गोलकनाथ में निर्णय किया उसी का जवाब देने जा रही है। और इसमें उसने कहा देखिए लड़ाई अब भी वही है 368 और बनाम 13 की, कि 368 जीतेगा। अगर 368 जीतेगा तो संसद को पावर है, अगर आर्टिकल 13 जीतेगा तो फिर संशोधन कर नहीं सकते आप। तो वही लड़ाई है। और फिर सरकार ने जो है 368 को पावरफुल बनाया संशोधन से। देखिए कैसे 24वां संविधान संशोधन किया और इसमें जो है आर्टिकल 368 में बढ़ाया। इसमें जो है क्या चीज़ बढ़ाई वो दर्ज करें।
संविधान संशोधन की प्रक्रिया तो दी ही थी, लेकिन इसमें इन्होंने एक खंड बढ़ाया और उसमें लिखा इन्होंने कि 2 बातें इन्होंने लिखी। 2 बातें कौन सी थी वो आप देखें, बहुत महत्वपूर्ण बातें हैं कि देखिए सरकार का जवाब देखिए आप। इन्होंने कहा कि संसद जो है वो संविधान के किसी भाग में संशोधन कर सकती है, ऐसा इन्होंने लिख दिया। संविधान में संशोधन कर सकती है। अब संविधान में बात इन्होंने लिख दी संशोधन करके, तो अब कर सकती है क्योंकि संविधान में लिखा है। तो इन्होंने संशोधन करके 24वें में आर्टिकल 368 में ही लिख दिया इन्होंने कि संसद को पावर है कि वो संविधान के किसी भाग का मतलब फंडामेंटल राइट्स भी आ गया उसमें, संशोधन कर सकती है। अब ये भी सरकार का दिमाग देखिए कि जब हम संशोधन करेंगे तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि वो जो है आर्टिकल 13 के तहत आ जाएगा और वो कट जाएगा हमारा संशोधन। तो फिर एक दिमाग और लगाया और यहाँ पे कह दिया कि आर्टिकल 368 के तहत जो संशोधन किया जाएगा, संशोधन पर आर्टिकल 13 लागू नहीं होगा, ऐसा इन्होंने लिख दिया कि साफ साफ लिख दो, इंडिया के लोगों को साफ साफ ज़्यादा समझ में आता है। तो ऐसा लिख ही दिया उन्होंने कि आर्टिकल 368 के तहत जो हम संशोधन करेंगे उस पर आर्टिकल 13 नहीं लागू होगा। आर्टिकल 13 कहता है कि कोई भी ऐसा अधिनियम या विधि जो फंडामेंटल राइट्स को कम करेगी वो निरस्त हो जाएगी। तो हमने यहाँ पे लिख दिया कि आर्टिकल 368 के तहत जो संशोधन करेंगे उस पर आर्टिकल 13 लागू ही नहीं होगा, यानी कि तुम अपना कहते रहो ये इस पे लागू नहीं होगा, अन्य पे लागू होगा, साधारण विधियों पर, संशोधन पे नहीं लागू होगा। तो अब बात हमारी बन जाएगी। लेकिन इन्होंने कहा ऐसा नहीं, एक पॉइंट और इन्होंने आर्टिकल 13 में भी जा करके बढ़ाया, यानी और थोड़ा समझ में आ जाए लोगों के। इसी संशोधन के तहत एक बात ये की गई और इसी संशोधन में आर्टिकल 13 में भी जो है एक बात बढ़ाई गई। आर्टिकल 13 में भी एक बिंदु बढ़ाया। एक बिंदु क्या बढ़ाया? इन्होंने कहा कि आर्टिकल 13 के अधीन आर्टिकल 368 यानी संशोधन विधेयक, ये संशोधन विधेयक नहीं, सॉरी, अधिनियम नहीं आएगा। यानी कि जो विधि की परिभाषा है उसमें आर्टिकल 13 में जो कहा गया है कि अधिनियम, विधि का मतलब है अधिनियम, तो इन्होंने कहा जो संविधान संशोधन अधिनियम है 368 वाला वो आर्टिकल 13 के तहत नहीं आएगा, यानी कि आर्टिकल 13 उसको काट नहीं सकता है। यहाँ भी कर दिया और यहाँ भी कर दिया, एक ही बात है दोनों जगह। तो 24वां संविधान संशोधन करके सरकार चैन की बंसी बजाने लगी कि हमने तो बिल्कुल परफेक्ट काट निकाल दी है सुप्रीम कोर्ट के गोलकनाथ निर्णय की और हम अब कर सकते हैं। फिर शुरू हो गया कहानी वैसे ही, क्योंकि इन्होंने ये संविधान कर दिया और फिर से मुद्दे उठने लगे, क्योंकि अब वो कर सकती थी सरकार, फिर से संपत्ति जब्त की जाने लगी। और ऐसे में एक नया केस जो है आया, जो पहले से ही काफ़ी चर्चा में था, लेकिन अब वो केस और ज़्यादा चर्चा में आया 1973 में, केशवानंद भारती केस। केशवानंद भारती जो है वो केरल के एक मठ के मठाधीश थे और उनकी भी काफ़ी ज़मीन जो है वो केरल राज्य सरकार द्वारा जो है हड़पी गई। तो उस संदर्भ में ये केस था और यहाँ पर जो है सुप्रीम कोर्ट ने अपना एक ऐतिहासिक फैसला सुना दिया, और वो ऐसा फैसला जो आज तक जो है सरकार उसका तोड़ नहीं निकाल पाई। और वो फैसला आप देखिए क्या है। तो ये आप 24वां संविधान संशोधन जो किया गया, अब इसके बाद में फिर से एक केस ने जन्म लिया, वो देखिए। अब इस समय इस संशोधन के बाद में क्या हो गया? इस संशोधन के बाद में फिर 368 पावरफुल हो गया, संसद के पास फिर पावर आ गई, पावर ही पावर आ गई, बहुत पावर आ गई। और आर्टिकल 13 को बहुत कमज़ोर इन्होंने कर दिया कि संविधान संशोधन पर आर्टिकल 13 लागू ही नहीं होगा। तो संसद की फिर जो है शक्तिशाली हो गई संसद। तो अब सुप्रीम कोर्ट को फिर से अंकुश लगाने की ज़रूरत थी और ऐसे में उसको एक बहुत महत्वपूर्ण केस भी मिल गया और सुप्रीम कोर्ट ने फिर तो डाल में पात पात वाली कहावत को चरितार्थ कर दिया कि तुम जितना आगे बढ़ोगे उतना हम भी काटने को पीछे से तैयार बैठे हैं, देखते हैं तुम कितना आगे तक जाओगे। तो सरकार आगे आगे चल रही है और सुप्रीम कोर्ट पीछे से पीछा कर रहा है। देखिए
अब केस आया केशवानंद भारती, केशवानंद भारती वर्सेस केरल राज्य, केरल राज्य, और 1973 में ये निर्णय हुआ। अब देखिए इसमें जब केस आया तो बिल्कुल सेम वही केस थे, सारे वही केस थे, संपत्ति वाले केस थे, जिम्मेदारी वाले केस थे। तो अब इसमें सुप्रीम कोर्ट को चूंकि अपने पिछले निर्णयों को भी समीक्षा करनी थी, तो उससे बड़ी, गोलकनाथ वाले में 11 जज बैठे थे, तो इसमें उससे ज़्यादा जज बिठाने की ज़रूरत थी, क्योंकि पिछले निर्णय को काटना था। तो उससे उसकी भी समीक्षा करनी थी गोलकनाथ निर्णय की। तो इसमें 13 जजों की बेंच बिठा दी, उसमें 11 थे, इसमें 13 जज। तो केशवानंद भारती वर्सेस केरल राज्य में केशवानंद भारती का केस था, वो कुछ ज़्यादा जानने की ज़रूरत नहीं है। केशवानंद भारती जो है केरल के एक मठाधीश थे, मठ के मठाधीश थे, और इनकी ज़मीन को केरल राज्य ने हड़पा था इसी अपने अधिनियम के तहत, संपत्ति छीनने के अधिनियम के तहत। तो उसी को लेकर के ये केस था, और इसमें जो है सुप्रीम कोर्ट ने क्या निर्णय दिया वो महत्वपूर्ण है। तो यहाँ पर देखिए इसमें 13 जजों की बेंच बैठी, 13 जजों की पीठ थी, बेंच, और ये अब तक की सर्वाधिक है, अब तक की सबसे बड़ी बेंच है, सबसे बड़ी बेंच। अब अगर इस निर्णय को समीक्षा करना है तो फिर 13 से ज़्यादा जजों की बेंच बिठानी पड़ेगी आपको। तो 13 जजों की बेंच इसमें बिठाई गई, और इस समय जो मुख्य न्यायाधीश थे, मुख्य न्यायाधीश वो थे श्री सीकरी। तो इसमें निर्णय क्या दिया गया ये आप देखिए। निर्णय 24 अप्रैल 1973 क्या निर्णय हुआ, केशवानंद भारती वर्सेस केरल राज्य 1973 में। इसमें इन्होंने कहा, अब देखिए सुप्रीम कोर्ट और सरकार के बीच में चूहे बिल्ली का खेल चल रहा था, ये कभी वो ऊपर कभी वो ऊपर। तो इसमें सुप्रीम कोर्ट ने बिल्कुल एक अलग ही निर्णय दे दिया। इसमें कहा ठीक है, मन में सोचा होगा, ऐसा कहा नहीं, मैं आपको समझाने के लिए कह रहा हूँ। सुप्रीम कोर्ट ने सोचा कि बार बार हम संसद की शक्ति को छीनते हैं, और बार बार संसद संशोधन करके हमारे निर्णय को नेस्तनाबूद कर देती है, तो क्यों ना हम संसद की शक्ति को बना रहने दें, और उसकी भी विजय हो जाए और हमारी भी विजय हो जाए, तभी ये युद्ध रुकेगा, ऐसे युद्ध रुकेगा नहीं। तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हाँ, संसद की जो संविधान संशोधन करने की शक्ति है वो जायज़ है, वो संविधान के किसी भी भाग में, चाहे वो मौलिक अधिकार हो, चाहे प्रस्तावना हो, चाहे संविधान का कोई अन्य प्रावधान हो, वो सब जगह संशोधन कर सकती है। और ये जो पहले संशोधन किया है 24 वाला, ये भी बिल्कुल सही है। और ये भी कहा कि आर्टिकल 13 जो है वो संशोधन पर भी नहीं लागू होगा, यानी जो भी सरकार ने चाहा सब कुछ सुप्रीम कोर्ट ने यस कर दिया। देखिए कितनी अच्छी बात है, कितना अच्छा पैतरा सुप्रीम कोर्ट का ये रहा। इसमें देखिए इन्होंने पहली बात ये कही कि संसद जो भी सरकार चाहती थी वैसा ही फैसला किया, और उसके बाद देखिए उसमें एक नया चीज़ क्या जोड़ा, वो बहुत महत्वपूर्ण है। संसद, इन्होंने कहा कि संसद संविधान के किसी भी भाग में संशोधन कर सकती है, किसी भी भाग में, किसी भी भाग में मतलब चाहे प्रस्तावना हो, चाहे फंडामेंटल राइट्स हो, सब जगह कर सकती है। संविधान के किसी भी भाग में संशोधन कर सकती है। सरकार तो खुश हो गई इससे, संशोधन कर सकती है, ठीक है, बहुत अच्छी बात है। तो अब एक पेज ये है कि ऐसा तो नहीं आर्टिकल 13 उसको काट तो नहीं दिया, तो इन्होंने कहा नहीं, अब जो है संशोधन विधेयक जो होगा वो कटेगा भी नहीं, संशोधन विधेयक आर्टिकल 13 के अधीन नहीं आएगा। चलो ये भी बहुत अच्छा काम आएगा, यही तो 24वां संशोधन किया ही था इन्होंने, तो कहा चलिए आपकी हम बात मान ही लेते हैं। इसका मतलब क्या है कि जो 24वां संशोधन है वो सही है, संशोधन वैध है, इसको हम गलत नहीं ठहरा रहे, वैध है। अब यहाँ पर इन्होंने कहा लेकिन, इसको रेड से लिखिए, लेकिन। अब जब लेकिन कोई कह देता है तब वहाँ पे मन थोड़ा सा ये होने लगता है कि आगे क्या आने जा रहा है। तो अब सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि सब कुछ तुम्हारी बात सही है और ये सब कुछ मैं मानता हूँ, लेकिन संसद संविधान के संशोधन के द्वारा, यानी आर्टिकल 368 के प्रयोग के द्वारा
संविधान के आधारभूत ढांचे को नहीं परिवर्तित कर सकती। एक नया शब्द, एक नया सिद्धांत लेकर के आई सुप्रीम कोर्ट के निर्णय में कि लेकिन संसद संविधान संशोधन द्वारा संविधान के आधारभूत ढांचा, यही जो चैप्टर हमने शुरू किया था आधारभूत ढांचा का सिद्धांत, वो इसी केशवानंद भारती निर्णय में आया। संविधान के आधारभूत ढांचा में परिवर्तन नहीं कर सकती। परिवर्तन या नष्ट करना, अब यही हमने शुरू में आपको क्वेश्चन भी एक पढ़ा था कि क्या संसद की शक्तियां असीमित हैं। तो देखिए यहाँ पर हमने आपको ला के छोड़ा है जहाँ पे, यहाँ पे संसद की शक्ति को सीमित कर दिया सुप्रीम कोर्ट ने कि हाँ कर सकते हो, लेकिन आधारभूत ढांचा में परिवर्तन नहीं कर सकते। आधारभूत ढांचा को मूलभूत ढांचा भी कहा जाता है। मूलभूत ढांचा, इसको बेसिक स्ट्रक्चर कहा जाता है। स्ट्रक्चर, डॉक्ट्रिन ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर, यानी आधारभूत ढांचा का सिद्धांत ये दिया गया इसमें। और इससे स्पष्ट हो जाता है कि इससे स्पष्ट ये आया कि संसद की जो संशोधन की संविधान संशोधन की शक्ति है, संविधान संशोधन की शक्ति असीमित नहीं है, असीमित नहीं है, वो सीमित है, एब्सोल्यूट नहीं है, सीमित है। उस पर भी प्रतिबंध है, और प्रतिबंध क्या है कि वो आधारभूत ढांचे को प्रभावित नहीं कर सकती है। अब इसका आधारभूत ढांचे का सिद्धांत का मतलब ये है कि संसद संविधान में कोई भी ऐसा संशोधन नहीं कर सकती है जो उसका बेसिक स्ट्रक्चर नष्ट कर दे, यानी उसका मूलभूत ढांचा नष्ट कर दे। जैसे कि मूलभूत ढांचे को आप इस प्रकार से समझें कि जैसे जो पिलर पे बिल्डिंग होती है तो उसके कुछ पिलर्स होते हैं, किसी भी बिल्डिंग के इस तरह से पिलर्स होते हैं, ऐसे ऐसे पिलर्स होते हैं और ऐसे बीम बंधी होती हैं, इस तरह बहुमंजिला इमारत होती है। उसके बाद उसमें छोटे छोटे कमरे, लैट्रिन, बाथरूम, किचन, दीवारें बना करके बनाए जाते हैं। तो उसमें कभी भी आप परिवर्तन कर लीजिए, किचन को कहीं शिफ्ट कर दीजिए, कमरा बड़ा कर लीजिए, छोटा कर लीजिए, 2 कमरे मिला के बड़ा कमरा बना दीजिए, संशोधन कर सकते हैं। लेकिन आप पिलर्स नहीं हटा सकते, पिलर्स हटाओगे तो छत गिर जाएगी। तो ऐसे ही है, उन्होंने कहा कि संविधान में कुछ आधारभूत बातें हैं जो संविधान के पिलर्स हैं, और उन पिलर्स को आप ना हटाइए, बाकी कुछ भी आप बदलिए, तोड़िए, हटाइए, किचन हटाइए, बाथरूम बनाइए, बाथरूम हटाइए, कमरा बनाइए, कुछ भी करिए, लेकिन पिलर जहाँ पे हैं, पिलर से छेड़छाड़ करोगे तो बिल्डिंग गिर जाएगी। और वही पिलर क्या है? आधारभूत ढांचा है, बेसिक स्ट्रक्चर है। तो बेसिक स्ट्रक्चर के सिद्धांत का क्या मतलब है, इसको पहले आपने इसको नोट कर लिया। अब उसको हम एक लाइन में पूरा लिख देंगे कि बेसिक स्ट्रक्चर का मतलब क्या है। हालांकि बेसिक स्ट्रक्चर में क्या चीज़ें आएंगी या बेसिक स्ट्रक्चर क्या है, ये संविधान में कहीं भी परिभाषा नहीं दी गई है, ना तो निर्णय में। लेकिन बेसिक स्ट्रक्चर आने वाले समय में जो भी निर्णय तमाम आए सुप्रीम कोर्ट में, उसमें समय समय पर सुप्रीम कोर्ट ने बहुत सी चीज़ों को बेसिक स्ट्रक्चर घोषित किया है कि संविधान की कौन कौन सी चीज़ें पिलर्स हैं, बेसिक स्ट्रक्चर हैं। तो बेसिक स्ट्रक्चर का सिद्धांत क्या कहता है? ये सिद्धांत कहता है कि संविधान में कोई ऐसा संशोधन नहीं कर सकती है, कोई ऐसा संशोधन नहीं कर सकती है जो उसके यानी संविधान के मूलभूत ढांचे सब उसी के नाम है, यही बेसिक स्ट्रक्चर को नष्ट कर दे। यानी कि ये एक बहुत ओपन निर्णय था। इसमें कहा था संशोधन तो आप कहीं भी कर सकते हो, लेकिन इतनी चीज़ों का आपको ध्यान रखना है कि बेसिक स्ट्रक्चर ना बिगड़ने पाए। और समय समय पर जो है बेसिक स्ट्रक्चर बताया गया है सुप्रीम कोर्ट के द्वारा आने वाले हर एक निर्णय में। वो सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा भी कि बेसिक स्ट्रक्चर में क्या चीज़ें हैं
उनको हम समय समय पर उस समय के अनुसार परिभाषित करते रहेंगे और वो उसी समय तर्क के आधार पर देखा जाएगा। तो क्या क्या चीज़ें अभी तक बहुत सी चीज़ें जो है आई हैं उनको भी हम लिस्ट आउट करेंगे, क्योंकि वो लिखना भी आपको पड़ेगा कुछ चीज़ों के उदाहरण, और प्रश्न भी पूछे जा सकते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सी चीज़ जो है संविधान का मूलभूत ढांचा है या कौन सा नहीं है। तो अभी हम 10-12 चीज़ों के नाम आपको बताएंगे, लेकिन इसके पहले सरकार ने एक और जो है अपना पैतरा खेला और उसको भी सुप्रीम कोर्ट ने निरस्त किया। वो भी ज़रा दौड़ भाग देख लेते हैं, फिर हम बताते हैं बेसिक स्ट्रक्चर में क्या क्या चीज़ें आएंगी। तो इसके बाद में एक संशोधन और किया सरकार ने फिर से, वो था 42वां संविधान संशोधन। 42वां संविधान संशोधन, ये मिनी कॉन्स्टिट्यूशन कहा जाता है इसको जो है मिनी संविधान भी कहा जाता है, क्योंकि ये बहुत बड़ा संशोधन था और इसमें बहुत से प्रावधानों को एक साथ ही बदल दिया गया था। लेकिन यहाँ पर हम पूरा अभी 42वां संशोधन नहीं पढ़ेंगे, उसको हम किसी संशोधन वाली क्लास में डिस्कस करेंगे। यहाँ पर हम सिर्फ इसमें उतनी बात पे डिस्कस करेंगे जिसका इससे लेना देना है, यानी इस विवाद से लेना देना है। तो 42वां संविधान संशोधन 1976 में जो है सरकार ने किया, और इसमें जो है इन्होंने कहा कि आर्टिकल 368 के तहत जो संशोधन किए जाएंगे उसको न्यायालय में चुनौती नहीं दी जा सकती, यानी फिर अपनी पावर बढ़ाने की कोशिश की। इसमें एक चीज़ 42वें संविधान संशोधन में बहुत सी चीज़ें हैं, सिर्फ हम यहाँ पर उससे संबंधित एक बात करेंगे। इसमें इन्होंने कहा कि आर्टिकल 368 के तहत जो संविधान संशोधन किया जाएगा, संविधान संशोधन, उसे न्यायालय में चुनौती नहीं दी जा सकती। यानी कि फिर से इन्होंने अपना पैतरा खेला, चुनौती दी जा सकती, यानी कि हम फिर से जो भी संशोधन चाहे कर दें और सुप्रीम कोर्ट उस पर चुनौती उसको दी ही नहीं जा सकती है, तो कोर्ट उसको काट ही नहीं सकता है। तो ये फिर से इन्होंने खेला। तो फिर सुप्रीम कोर्ट में एक केस आया, मिनर्वा मिल राष्ट्रीयकरण किया गया था, तो मिनर्वा मिल को भी राष्ट्रीयकरण कर लिया गया सरकार के द्वारा। तो वो केस पहुंचा, तो मिनर्वा मिल मामले में सरकार ने इस चीज़ को अवैध घोषित कर दिया और कहा कि न्यायिक समीक्षा का अधिकार जो है वो बेसिक स्ट्रक्चर है, और बेसिक स्ट्रक्चर आप बदल नहीं सकते हैं। इन्होंने कहा था उसे न्यायालय में चुनौती नहीं दी जा सकती, यानी कि न्यायालय उस पर समीक्षा नहीं कर सकता है, और न्यायालय का अधिकार है न्यायिक समीक्षा करना। किसी भी विधि की समीक्षा करना न्यायालय का अधिकार है, और ये बेसिक स्ट्रक्चर घोषित कर दिया जो है मिनर्वा मिल मामले में सुप्रीम कोर्ट ने, कि किसी भी विधि अधिनियम कुछ किसी भी कानून की समीक्षा करने का अधिकार, यानी न्यायिक समीक्षा का अधिकार क्या है, वो बेसिक स्ट्रक्चर है और इसको तुम बदल नहीं सकते हैं, यानी कि ये चीज़ अवैध है। तो यहाँ पर अब एक निर्णय हुआ, मिनर्वा मिल्स केस, मिनर्वा मिल्स केस 1980 में हुआ था, और इसमें जो है सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा, इसमें सुप्रीम कोर्ट ने उपरोक्त बात यानी ये वाली जो ऊपर लिखी मैंने को अवैध कर दिया, अवैध घोषित किया, यानी कि ये तुमने गलत किया है, इसको हटाइए, और हटा दिया गया, अवैध घोषित किया। और न्यायिक समीक्षा को, यानी कि वो न्यायिक समीक्षा को ही तो कम कर रहा था, तो न्यायिक समीक्षा या न्यायिक पुनरावलोकन, न्यायिक समीक्षा या पुनरावलोकन को बेसिक स्ट्रक्चर घोषित किया, यानी आधारभूत ढांचा घोषित किया, यानी कि अब आप आगे इस चीज़ को फिर से बदल भी नहीं पाओगे कि न्यायिक, यानी सुप्रीम कोर्ट से पावर ही ले लें। किसी दिन तुम संविधान में बैठ करके संशोधन कर दो कि सुप्रीम कोर्ट के पास में न्यायिक पुनरावलोकन का अधिकार ही नहीं है, न्यायपालिका हमारे विधि का समीक्षा कर ही नहीं सकती है, तब क्या करेगा सुप्रीम कोर्ट, तब तो सारी बात ही बिगड़ जाएगी। तो फिर इसमें कह दिया कि न्यायिक पुनरावलोकन आधारभूत ढांचा है। अब सुप्रीम कोर्ट के पास में एक तुरुप का पत्ता है, वो जिस चीज़ को महत्वपूर्ण समझती है
संविधान में उसको आधारभूत ढांचा घोषित कर देती है, और आधारभूत ढांचा को संविधान संशोधन के द्वारा बदला नहीं जा सकता है। तो ये मिनर्वा मिल्स केस में ये चीज़ आ गई। अब आपको हम कुछ चीज़ें बता देते हैं जो अभी तक घोषित की जा चुकी हैं आधारभूत ढांचे के रूप में, जिनको संशोधन के द्वारा संसद बदल नहीं सकती है। और ये क्वेश्चन खूब पूछे जाते हैं, क्योंकि अक्सर इस चीज़ पे आप ध्यान नहीं देते हैं कौन कौन सी चीज़ें। और जब आप मेंस में आंसर लिख रहे होंगे तो आपको 4-5 उदाहरण या 2-3 उदाहरण कम से कम उत्तर में दिखाने भी पड़ेंगे आपको कि किन चीज़ों को आधारभूत ढांचा घोषित किया गया है। तो देखिए आधारभूत ढांचा में क्या क्या चीज़ें आती हैं। आधारभूत ढांचा, तो पहली चीज़ तो हमने अभी जो बताई, न्यायिक पुनरावलोकन। पुनरावलोकन आधारभूत ढांचा है। विधि का शासन, विधि का शासन, कल को ये नहीं हो सकता है कि सरकार कह दे नहीं अब विधि का शासन नहीं होगा, अब जो है प्रधानमंत्री का शासन होगा। नहीं, विधि का शासन रहेगा हमेशा। संविधान की सर्वोच्चता, आप ये कर नहीं कह सकते हो कि संविधान ऊपर नहीं है संसद ऊपर है। संविधान की सर्वोच्चता हमेशा रहेगी भारत में, ये बेसिक स्ट्रक्चर है, इसको बदल नहीं सकते हो आप। लोकतंत्रात्मक गणराज्य, लोकतंत्रात्मक गणराज्य, यानी कि भारत लोकतंत्र रहेगा हमेशा। कल को सरकार संविधान में संशोधन करके ये नहीं कर सकता है कि अब लोकतंत्र खत्म, राजतंत्र शुरू, और हमारे ही लड़के बच्चे अब राजा बनेंगे, ऐसा नहीं हो सकता है। और गणराज्य भी रहेगा, कल को आप राष्ट्रपति का पद भी नहीं हटा सकते हैं कि चुनाव नहीं होगा अब राजा रहेंगे, ऐसा भी नहीं कर सकते आप। तो ये भी अखंडता और एकता, ऐसा कोई नहीं करोगे जिससे अखंडता एवं एकता पे आ जाए, ये भी जो है बेसिक स्ट्रक्चर हैं। और देखिए बेसिक स्ट्रक्चर, शक्तियों का पृथक्करण, शक्तियों का पृथक्करण यानी कार्यपालिका, न्यायपालिका और विधायिका में जो है शक्तियों का जो बंटवारा किया गया है वो रहेगा। संघात्मक सरकार, यही रहेगा, संघात्मक सरकार व्यवस्था को आप नहीं बदल सकते हैं। पंथ निरपेक्ष, पंथ निरपेक्ष जो है इसको नहीं चेंज कर सकते हो। कल को आप ये नहीं कह सकते हो कि आज से भारत हिंदू राष्ट्र या मुस्लिम राष्ट्र या ईसाई राष्ट्र हो गया। पंथ निरपेक्ष है तो पंथ निरपेक्ष रहेगा। और देखिए कल्याणकारी राज्य, कल्याणकारी राज्य यानी कि राज्य का एक उद्देश्य होगा कि लोगों का कल्याण करे वो, तो इस चीज़ को आप नहीं बदल सकते हो। ये भी क्या है, ये भी आधारभूत ढांचा है, संशोधन के द्वारा इसको आप चेंज नहीं कर सकते हो। न्यायपालिका की स्वतंत्रता, न्यायपालिका की स्वतंत्रता, व्यक्ति की स्वतंत्रता, व्यक्ति की स्वतंत्रता, ये निष्पक्ष चुनाव, निष्पक्ष एवं स्वतंत्र चुनाव, संसदीय प्रणाली, संसदीय प्रणाली और आदि शब्द लिख लीजिए। आज बहुत सी चीज़ें हैं जो इसके तहत आती हैं आधारभूत ढांचा। तो अभी शुरुआत में मैंने जो क्वेश्चन पढ़ा था उस क्वेश्चन को ज़रा एक बार हम फिर से आपको पढ़ के सुनाते हैं और देखिए अब आप इसको बखूबी समझ गए होंगे। संविधान का संशोधन करने की संसद की शक्ति एक परिसीमित शक्ति है और इसे अत्यंतिक शक्ति के रूप में विस्तृत नहीं किया जा सकता है। इस सेंटेंस का मतलब ये है कि संसद की जो संशोधन करने की शक्ति है वो असीमित नहीं है, वो सीमित की जा सकती है। तो इस पर जब आपको लिखना होगा तो आपको यही केशवानंद भारती के निर्णय वाली बात जो है बतानी होगी पूरी, कि किस प्रकार से संसद के पास असीमित पावर नहीं है, उसको जो है ये पावर नहीं है कि वो मूलभूत ढांचे में परिवर्तन कर दे। आगे ये देखिए कहा भी इसने है कि इस कथन के आलोक में व्याख्या कीजिए कि क्या संसद संविधान के अनुच्छेद 368 का प्रयोग करते हुए अपने संशोधन शक्ति का विशदीकरण करके यानी विस्तार करके संविधान के मूल ढांचे को नष्ट कर सकती है। तो इसका आंसर तो ये निकल के आ रहा है कि नहीं कर सकती है, लेकिन ये बात आपको डिस्क्रिप्शन में पूरा डिटेल में बतानी है क्यों नहीं कर सकती है। तो इसके पीछे रीज़न ये है कि संविधान की मूल भावना को अगर आप नष्ट कर दोगे तो फिर सब कुछ जो संविधान सभा ने, जो भारत के निर्माताओं ने सोचा था भारत के विषय में, वो सब नष्ट हो जाएगा। क्योंकि पिलर्स
आधारभूत ढांचे जो हैं वो हमारे संविधान के पिलर्स हैं। अगर आप कल को लोकतंत्र खत्म कर दोगे तो ऐसा संशोधन विनाशकारी है। ऐसा संशोधन करने की शक्ति नहीं होनी चाहिए संसद के पास में, क्योंकि सरकारें व्यक्तियों के द्वारा बनती हैं और व्यक्ति कभी भी स्वार्थी हो सकता है। कोई एक व्यक्ति आ सकता है जो स्वार्थी हो सकता है, विलासी हो सकता है, वो अपने अनुसार संविधान को ना बदल दे। इसलिए ये व्यवस्था की गई कि मनमाने तरीके से संविधान को आप बदल भी नहीं सकते हो। तो न्यायिक पुनरावलोकन अगर आप छीन लोगे तो न्यायपालिका की स्वतंत्रता छीन लोगे, उसको समीक्षा करने का अधिकार छीन लोगे, तो न्याय कहाँ रह जाएगा। फिर आप मनमाने कानून बनाओगे, उसको न्यायालय देख ही नहीं पाएगा कि सही है कि गलत है, तो फिर फ़ायदा क्या निकला ऐसे संशोधन का। विधि का शासन ही आप ख़त्म कर दो। तो इस तरह से मूल ढांचे में परिवर्तन करना देश के हित में नहीं है, और इसीलिए जो है संसद जो है ऐसी शक्तियों का प्रयोग ना करे। इसीलिए मूल ढांचे का सिद्धांत जो है सुप्रीम कोर्ट का एक मील का पत्थर है, और ये एक ऐसा सिद्धांत है जो संविधान के कवच के रूप में काम करता है। संविधान का ये कवच है, और इसीलिए केशवानंद भारती को संविधान का सुरक्षक भी कहा जाता है कि इन्होंने संविधान को एक सुरक्षा कवच प्रदान किया था। हालांकि इनका इंटेंशन ऐसा कुछ नहीं था, लेकिन ये इत्तेफाक की बात है कि इनके निर्णय में ही ये सारी चीज़ें निकल करके आई। तो आशा है कि संविधान ये जो मूल ढांचे का सिद्धांत है आपको समझ में आ गया होगा, और मेंस और प्री के क्वेश्चन आप सॉल्व कर लेंगे। मिलते हैं एक और बेहतर क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।